पिछले पार्ट में हम लोग एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, उसका डिफिनेशन, उसके टाइप्स के पढ़े थे, एग्जांपल्स कुछ देखे थे और उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो कल जो डिफिनेशन हमने देखा था एसिड्स का, उसमें क्या था, दोज कंपाउंड विच लिबरेट H प्लस आयन्स इन देयर एक्वस सोल्यूशन। जो कंपाउंड अपने एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करें या H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएं, उनको हम लोग एसिड्स कहते हैं। यानी HCl, HNO3, H2SO4, HCOH, CH3COH, ये सभी जो है उसके एग्जाम्पल थे। तो जनरली हम लोग अगर एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? तो अभी जैसे डिफिनेशन में आया कि दोज कंपाउंड विच लिबरेट H प्लस आयन, मतलब जो भी कंपाउंड H प्लस आयन डोनेट करे, यानी जो भी कंपाउंड एसिड होंगे वो सभी क्या कर रहे होंगे, H प्लस आयन डोनेट कर रहे होंगे। तो सब में कॉमन क्या होगा, H प्लस आयन्स कॉमन होंगे सभी एसिड्स में। दो क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है पिछले के लेक्चर पे बेस्ड। व्हाट हैपेन व्हेन ड्राई HCl is added to dry litmus paper? और दूसरा है why pickles or sour taste foodstuffs should not be kept in metal containers like copper vessels। ये जो दो क्वेश्चंस हैं, एक व्हाट हैपेन व्हेन ड्राई HCl इज एडेड टू ड्राई लिटमस पेपर एंड व्हाई पिकल्स आर सॉर टेस्ट फूडस्टफ्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर्स। ये जनरली पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या होगा या फिर इसका रीजन क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेन व्हेन ड्राई HCl इज एडेड टू ड्राई लिटमस पेपर, यानी HCl जो है वो भी ड्राई है और लिटमस पेपर है वो भी क्या है, ड्राई है। तो क्या होगा? तो जैसा कि एसिड का डिफिनेशन है, HCl क्या है, एक एसिड है। तो HCl का डिफिनेशन क्या है कि एसिड शोज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स in the presence of water, it means it shows its characteristic only in aqueous solution। HCl एसिड है कि नहीं ये कब पता चलेगा, जब उसका हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अगर वो ड्राई HCl है तो यानी वो वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा, जब वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा तो वो H प्लस आयन लिबरेट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा लिटमस पेपर जो है वो भी ड्राई है, यानी तब तो और भी चांस नहीं है कि क्या होगा, H प्लस आयन लिबरेट होंगे। तो जब H प्लस आयन लिबरेट नहीं होगा तो हम लोग किसी भी तरह का लिटमस पेपर ले लें, कोई तरह का रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी दोनों में से किसी एक को क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। या तो हमारा HCl जो हो वो एक्वस हो या लिटमस पेपर वो भीगा हो। दोनों में से जब कोई एक भीगा होगा, एक्वस होगा, तो उस पे से H प्लस आयन HCl से आसानी से लिबरेट हो जाएगा, तब वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ठीक है। दूसरे का आंसर, व्हाई पिकल्स आर सॉर टेस्ट फूड शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर्स लाइक कॉपर। फूड स्टफ्स जो खट्टे होते हैं जैसे कि लेमन जूस या फिर पिकल्स, ये सभी जो हैं वो मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखने चाहिए। तो जो हम कल एसिड्स की प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर, एसिड्स कैसे होते हैं, कोरोजिव होते हैं नेचर में। और जो पिकल्स होता है उसमें भी एसिड पाया जाता है, सॉर टेस्ट फूड जो भी होते हैं उनमें किसी न किसी तरह का एसिड पाया जाता है। और जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, उनको कोरोड करना स्टार्ट कर देगा, यानी जो मेटल होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिके करना शुरू हो जाएगा उससे। तो मेटल भी समाप्त होगा और जल्दी जो होगा उसमें कहीं ना कहीं होल भी हो सकता है, और जो हमारा फूड स्टफ होगा वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए पिकल्स या सॉर टेस्ट फूड स्टफ्स को मेटल कंटेनर में रखना मना होता है कि उसमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे बेस की डिफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके प्रॉपर्टीज। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब का, शेयर का, कमेंट का, लाइक का बहुत अकाल पड़ा हुआ है। वो सेल्फिश हो गए आप लोग, देख के कुछ करते नहीं है। शेयर किया करिए,
लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत अकाल पड़ा हुआ है, हमसे ज़्यादा किसी का हम बुराई तो नहीं कर रहे, लेकिन हमसे घटिया कंटेंट लेके लोग इतने सजरे सब्सक्राइब शेयर पड़े हुए हैं, लाइक पड़े हुए हैं, व्यूज़ मिल रहा है उनको। अगर हम देख के मन नहीं करता है बनाने को, लेकिन फिर बस कुछ लोगों के लिए बना देते हैं, तो वही कुछ लोग और लोगों तक पहुँचाइए। चलिए देखते हैं हम लोग बेस के बारे में। बेसेज आर जस्ट अपोजिट्स ऑफ एसिड। एसिड के जस्ट उल्टा होता है बेस की प्रॉपर्टी। जो वो इंडिकेटर से रिएक्शन देते हैं उनका उल्टा होता है बेस से। एसिड क्या करता है, उससे एकदम उल्टा बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जो H+ आयन एसिड डोनेट करता है, तो वहीं जो बेस होता है वो OH- आयन डोनेट करता है। बेस जो होता है वो बीटर इन टेस्ट होते हैं, बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। और जब एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो H+ आयन लिबरेट होता है, तो वहीं अगर बेस को वाटर में डिजॉल्व करें तो वो OH- आयन लिबरेट करते हैं। तो इनका भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि बेसेज आर बीटर इन टेस्ट एंड दो बेसेज when dissolved in water, when dissolved in their aqueous solution, they dissociate OH- ion or they liberate OH- ion। जब भी बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो OH- आयन लिबरेट होता है। फॉर एग्जांपल NaOH। NaOH का जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो NaOH दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, Na+ और OH-। और यहाँ पे हमें मिलता है OH- आयन। तो ये एक तरह का क्या हुआ, बेस हुआ। तो जिनके भी वाटर के रिएक्शन से OH- आयन लिबरेट होते हों वो एक तरह के क्या होते हैं, बेस होते हैं। और भी एग्जांपल हो सकता है KOH, MgOH का ट्वाइस, NH4OH, ये सभी क्या है, बेसिस है। तो बेसिस का डिफिनेशन क्या होगा, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट OH- आयन। और जब उनको डिसोसिएट वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, OH- आयन डिसोसिएट करते हैं। तो जैसे कि एसिड में सभी में कॉमन क्या होता है, H+ आयन, उसी तरह से बेसिस में कॉमन क्या होगा, व्हाट ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। तो क्या होगा वो आंसर, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन सभी बेसिस में कॉमन होता है। एसिड में प्रोटॉन्स कॉमन होते हैं H+ आयन, और बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन कॉमन होता है। अब इसके भी हम लोग टाइप्स को दो टाइप में बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं। तो इस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोला जाएगा, कि ऐसे बेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो ज्यादा से ज्यादा OH- आयन डिसोसिएट कर दें, उनको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस जो जल्दी वाटर में डिसोसिएट ना हो वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, इनको जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो अगर मान लीजिए हमने 5 ml NaOH या 1 मोल NaOH हमने लिया है, तो वाटर में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो इनका मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो डिसोसिएट हो जाता है, जबकि वीक बेस में कुछ ही अमाउंट डिसोसिएट होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में था। स्ट्रॉन्ग एसिड में जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो सारे के सारे H+ आयन डिसोसिएट होकर अलग हो जाते हैं। वीक एसिड में बहुत कम डिसोसिएट होता है अमाउंट। तो उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस में जितना भी हम लोग मोल्स लेंगे उसमें सभी के सभी OH- आयन डिसोसिएट हो जाएंगे। वैसे परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 99.9% जो होता है उसका डिसोसिएशन होता है, जबकि वीक बेस में बहुत कम अमाउंट 5% 10% होता है, तो इसलिए इनको वीक बेस कहा जाता है। तो ये बेस के दो टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। इसमें और एग्जांपल ले सकता है NH4OH, एक तरह का क्या है, वीक बेस होगा। और भी ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एक तरह का वीक बेस होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्या होगा, वीक बेस होगा। ये सभी जो है वीक बेस हैं। तो हर एक डिफिनेशन पे एक दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं कि इनका एग्जांपल क्या होगा। अब चलिए देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, पहला बेसिस आर बीटर, बेसिस आर बीटर, ठीक है। दूसरा बेसिस आर सॉपी इन टच, जब बेसिस को टच करते हैं तो वो उनका सॉपी टच होता है, बेसिस आर सॉपी इन टच।
बेसेज आर सॉपी इन टच। तीसरा, जब इनका लिटमस पेपर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू, जैसे एसिड क्या करता है ब्लू से रेड होता है तो बेस रेड से ब्लू होता है। चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर पे अगर एसिड गिरा दें तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। फिर एसिड में था कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट होगा, और जब भी आयन होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि बेस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। बेसेज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। Bases are electrolytes, means bases conduct electricity. Fifth one, इसमें पढ़ा था हमने एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बेस का जब मेटल से रिएक्शन कराते हैं, बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, तो ये जो रिएक्शन है जैसे कि एसिड में होता है कि सारे के लगभग मेटल्स होते हैं एसिड से रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेस में ऐसा नहीं है। बहुत कम मेटल हैं जो कि बेस से रिएक्शन करते हैं और साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें से एक है, हमारा एग्जांपल है सोडियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब लेते हैं और जिंक से उससे रिएक्शन कराते हैं, जिंक मेटल और एक ये बेस है, तो जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होकर बन जाता है H2। तो बेसिस का भी जब मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन होता है एज सिमिलर टू एसिड। बट डिफरेंस क्या है कि उसमें ज्यादा मेटल्स होते हैं एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, जबकि बेस में बहुत ही कम मेटल्स जो हैं कि इस रिएक्शन को करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है जिंक। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो उसमें इसी रिएक्शन को कंप्लीट करना था। तो ये रिएक्शन जो एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट भी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, बेसेस, एसिड रिएक्ट करते हैं बेस से, तो हम लोग भी कर सकते हैं बेस रिएक्ट विथ एसिड, वाइस वर्सा बेस रिएक्ट्स विथ एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम होगा और होना भी चाहिए। क्यों कि एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, रिएक्टेंट तो हमेशा सेम ही है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड water. For example, if you take base as NaOH and acid as HCl, then it forms NaCl and H2. It is common in both the type of acids and base. Both chemical properties में ये common है रिएक्शन है, एसिड में भी ये सेम रिएक्शन होता है और बेस में भी ये रिएक्शन होता है। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि बेसेस एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे है कि बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। बेसेस रिएक्ट with non-metallic oxide, non-metallic oxides। बेस क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। जैसे कि एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, उसी तरह से सिमिलर वे में बेस जो है वो नॉन मेटल से रिएक्ट करके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बेस तो हमने यहीं से लिख लिया NaOH। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या लें, कोई एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि हम कल बताए थे कि मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल जो हम लिख रहे थे, उसी तरह से हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने पास से। नॉन मेटेलिक का मतलब कोई एक नॉन मेटल, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और ऑक्साइड यानी O से रिएक्शन करें तो कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, C2O4, दोनों में 2 से कॉमन है तो डिवाइड हो जाएगा तो CO2। तो नॉन मेटल हमारा ले लिए कार्बन और उसका ऑक्साइड हो गया CO2। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। तो वाटर तो हमने लिख लिया, अब यहां से बन जाएगा एक साल्ट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट।
तो एसिड भी जो होता है मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, उसी तरह से बेस जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। तो उसमें हम लोग कंपेयर किए थे कि जो एसिड्स होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसेज इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें तो बेस से बेस कैंसिल, साल्ट से साल्ट कैंसिल, वाटर से वाटर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, एसिड की जगह पे आ रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। इट मींस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को होते हैं एसिडिक नेचर में होते हैं। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर and non-metallic oxides are acidic in nature। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रॉपर्टीज है बेसेज की। पहला क्या है, बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, बेसेज आर सॉपी इन टच, बेसेज टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, बेसेज आर इलेक्ट्रोलाइट्स मींस दैट बेसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसेज रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है उसी तरह से बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है कि ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, उसके बाद बेस रिएक्ट विथ एसिड, वही सेम रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विथ बेस का है या बेस रिएक्ट विथ एसिड का है। फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये सारी 7 प्रॉपर्टीज जो हैं बेसेस की होती हैं, जिनको आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे कि बेसेस से क्या यूजेज है इसके, कहाँ पे। तो जनरली बेसेस का यूज क्या होता है कि ये सोप पेपर बनाने में, रेयान बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंडाइजेशन सही करने में, एक्स्ट्रा जब मतलब हमारे पेट में स्टमक में एसिडिटी हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, तो उसको ठीक करने में इन सब का यूज होता है बेसेज का। वैसे बेसेज का यूज कम पूछता है, फिर भी आप उसको देख लेंगे कि बेसेज का यूज क्या होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का नहीं, एक तरह से क्या है याद करना है तो आप उसको खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे इसमें आगे देखते हैं कि क्या देखना है। इसके बाद है हमें देखना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन, हम किस बेसिस पे इनका स्ट्रेंथ बताएंगे वो देखना है हमें, जिनको हम लोग पीएच स्केल के नाम से भी जानते हैं। पीएच स्केल, किसका एसिड का ज्यादा स्ट्रेंथ है, किस बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये कई बार क्या हो जाता है कंफ्यूज कर देता है। बताना कि कैसे हम कहें कि किसका कौन से एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन से बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो उसके लिए 1909 में सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट ने एक स्केल डिवाइड किया जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच, पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज यानी पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम लोग कह सकते हैं पीएच का मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सोरेनसन ने बताया कि जब हम H2O को डिसोसिएट करते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस आयन में डिसोसिएट होता है। जब रिएक्शन कराते हैं H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस आयन में डिसोसिएट होता है। ये एरो हमने क्यों बनाया है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। मतलब H2O से H प्लस आयन और H2 माइनस आयन भी बनाया जा सकता है, और H प्लस आयन और OH माइनस आयन से H2 भी बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने ये डबल एरो बनाया है। ये रिवर्सिबल का डायरेक्शन है कि ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मैंने बताया कि जब H2O डिसोसिएट होता है तो H प्लस आयन और H माइनस आयन डिसोसिएट होता है। तो अगर हम कोई एसिड से रिएक्शन जब कराते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें से क्या होगा, H प्लस आयन लिबरेट होगा, और हमारे वाटर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों होते हैं और दोनों सेम अमाउंट में होते हैं। दोनों सेम अमाउंट में होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो वाटर होता है एक तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नहीं एसिड होता है वो, नहीं बेसिक होता है। तो जब हम लोग किसी एसिड को डिजॉल्व करते हैं तो इसमें से H प्लस आयन लिबरेट होगा और
किससे रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर से, तो वाटर भी क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो इसका H प्लस और इसका H प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, एक्सेस में H प्लस आयन बनेगा। OH माइनस भी बन रहा है लेकिन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एसिड से भी H प्लस मिल रहा है और वाटर से भी H प्लस आयन मिल रहा है। तो जब एसिड का वाटर में डिसोसिएशन होता है तो उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर से भी H प्लस आयन मिलता है और एसिड से भी, तो इस केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, फिर अगर बेस में रिएक्शन कराते हैं किसी बेस का वाटर से, तो ये क्या होता है, एक OH माइनस आयन में डिसोसिएट होता है और वाटर में भी OH माइनस आयन होगा। तो इन दोनों केस में क्या होगा, OH माइनस आयन यहाँ पे ज्यादा होगा, इसमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। एसिड में H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और बेस में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो सोरेनसन ने बोला कि अगर एक एसिड है तो, या फिर ऐसे कहें कॉमन उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, यानी जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बहुत कम है यानी उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो कैसा कंपाउंड होगा, बहुत स्ट्रांग एसिड होगा। तो हम प्रॉब्लम ये राइज हुआ कि जैसे मान लीजिए HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है, HCOH भी एसिड है, तो इन सब में हम लोग एसिड किसको बोले, स्ट्रांग एसिड कौन बोले, वीक एसिड बोले। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एराइज हो रहा था। तो उसके लिए सोरेनसन ने कहा कि जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पीएच वैल्यू कम होगा, यानी वो क्या होगा, स्ट्रांग एसिड होगा, यानी उनका डिसोसिएशन जितना ही ज्यादा होगा उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि H प्लस आयन ज्यादा लिबरेट हो रहे होंगे। तो जब H प्लस आयन ज्यादा लिबरेट हो रहे होंगे तो इस रिलेशन से जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा जब ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगी, और जिसकी भी पीएच वैल्यू कम है यानी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है। तो जितना ही ज्यादा वैल्यू उतना ही पीएच स्केल कम होगा और वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। यानी अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है तो पीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो उस समय वो कैसा होगा, बहुत वीक एसिड का या बेस होगा वो। तो इन्होंने जो सोरेनसन ने था उन्होंने पीएच स्केल एक बताया, तो स्केल का मतलब उन्होंने 0 to 14 नंबर दिया कि 0 से 14 तक एक स्केल बनाया और कहा कि अगर 0 से 14 तक उन्होंने स्केल बनाया ऐसे 0, 14, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे उन्होंने एक स्केल बनाया और बोला कि जिसका पीएच जितना ही कम होगा उसका एसिडिक प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि इसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधे इधर और आधे उधर। उन्होंने कहा कि अगर जैसे जैसे इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, सॉरी पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर साथ ही साथ एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग एसिड शुरू में होंगे और इधर क्या होगा, वीक एसिड होगा। सिमिलरली इधर क्या होगे, ये बेस का साइड है तो इधर शुरू में जो होगा वो वीक बेस होगा और इधर स्ट्रांग बेस होगा, यानी इधर उल्टा हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो हम अगर एक स्केल पे जब लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे 0 से 14 की तरफ जाएंगे तो दो चीजें हमें देखेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर तो डिक्रीज करेगा लेकिन बेसिक कैरेक्टर साथ ही में क्या होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। तो एक जब बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा,
घटेगा। तो ये स्ट्रांग एसिड से वीक एसिड बन रहा होगा, तो ये क्या हो रहा होगा, वीक बेस से स्ट्रांग बेस बन रहा होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक एसिड है जिसका पीएच 0 है, एक है उसका पीएच 2 है, एक बेस है, एक कंपाउंड है जिसका पीएच 8 है, फिर एक कंपाउंड है जिसका पीएच 14 है। तो इसको बताना है कि इसमें कौन सा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा स्ट्रांग बेस है। तो जिसका पीएच जितना कम वो स्ट्रांग एसिड, जिसका पीएच जितना ज्यादा वो स्ट्रांग बेस। ये इससे कम एसिड स्ट्रांग होगा और ये क्या होगा, वीक बेस होगा। तो इसको हम लोग वीक एसिड कह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी कई बार आते हैं इससे, पीएच पे क्या होगा, पीएच की वैल्यू दे देगा कई सॉल्यूशंस की और पूछेगा कि इसको डिफाइन कर दीजिए कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन वीक एसिड है। स्ट्रांग एल्कलाइन कई बार पूछता है। एल्कलाइन का मतलब जो बेसेज वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है। All the water soluble bases are known as alkalis. Alkalis. All the water soluble bases, for example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, all these are water soluble and therefore they are also known as alkalis. इनको alkalis भी बोला जाता है। तो अगर वहीं पे अगर 7 pH आ रहा है तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी इस केस में उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। और ऐसा कब होता है, जब वो वाटर होता है। वाटर में H+ आयन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। तो ये पीएच स्केल है जिन्होंने इसको 1909 में सोरेनसन ने डिवाइड किया था, बताया था कि अगर एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को पता करना हो तो इस स्केल के हेल्प से हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई गिवन कंपाउंड है तो उसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, वो स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है कि स्ट्रांग बेस है कि वीक बेस है। ठीक है, आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस स्केल से हमें 3 कंक्लूजन मिला। क्या, अगर pH लेस देन 7 है, pH जो है वो लेस देन 7 है, pH इक्वल टू 7 है और pH ग्रेटर देन 7 है, तीनों कंक्लूजन मिला कि लेस देन 7 होगा तो क्या होगा, बेस होगा। इफ pH इज लेस देन 7 देन इट इज एसिड। गलती से कुछ निकल गया हो तो माफ करिएगा। pH लेस देन 7 हो तो एसिड, इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल और ग्रेटर देन 7 तो बेस। ये 3 कंक्लूजन मिलते हैं कि अगर pH किसी सॉल्यूशन का 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेस है और 7 है तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो घटेगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 5 सॉल्यूशन है A, B, C, D, E और उनके pH है A का 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का 9। इसमें से हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है सॉल्यूशन वो न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिक है और कौन सा वीक एसिडिक है। मतलब डिफाइन करना है कि इसमें न्यूट्रल कौन है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है। एल्कलाइन पूछे यानी मतलब बेस पूछ रहा है वो। तो 4 है, इसका 1 है, इसका 11 है, इसका 7 है, इसका 9 है। तो हम अभी बताए थे 0 to 14, 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा और 7 से ज्यादा है तो बेसिक और 7 है तो न्यूट्रल। यानी ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक, उसके बाद हमने बताया था कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडी कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। तो शुरू में एसिडी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर उसके बाद वीक एसिड, क्योंकि 7 से कम है तो एसिडिक होना ही होना है। फिर ये 7 हो गया, ये 7 से ज्यादा हो गया 9, तो जब 7 से ज्यादा बढ़ेंगे तो बेसिक हो जाएगा और वहां से क्या होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग बेस की ओर बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम 5 सॉल्यूशन को बता सकते हैं। किसी भी तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, एसिडिक है कि बेस है कि न्यूट्रल है, कैसा है। 4 है, 1 0 से 7 है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये दोनों एसिड होगा। वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो कम पीएच है तो स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पीएच है तो वीक। जबकि बेस में उल्टा हो जाएगा, अगर ज्यादा पीएच है तो स्ट्रॉन्ग और कम पीएच है तो वीक और 7 है तो न्यूट्रल। उसी में एक और क्वेश्चन दिया है, अरेंज द पीएच
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इनके पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करिए। तो अभी हम एक रिलेशन पढ़े थे कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पीएच अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले सबसे कम का, तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा जिसका पीएच है, सबसे ज्यादा पीएच किसका है, सी का, तो सी सबसे पहले, फिर पीएच मान तो ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में पीएच 7, फिर उसके बाद किसका है 9E का पीएच कितना है, सॉरी 7 है, इसका 11 है, फिर पीएच 9 है, फिर पीएच डी है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है। तो इस तरह से ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पीएच कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वैसे उसमें ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन इससे बेस्ट पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उससे पहले क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, तो सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया गया। जैसे हमने अभी डिवाइड किया पीएच स्केल के बेसिस पे कि पीएच कम है तो एचडी कैरेक्टर ज्यादा है, तो कौन सा बहुत ज्यादा है जो और कौन सा जो उससे कम है, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया जिसपे 0 to 14 पीएच की वैल्यूज के लिए डिफरेंट कलर को दिया गया, जिससे हम लोग पीएच वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। सारे पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर होता है, उससे आसानी से पता चल जाएगा किसका पीएच ज्यादा है और किसका पीएच कम है, यानी कौन सा जो है वो स्ट्रांग एसिड है, कौन जो है वो वीक एसिड है, कौन स्ट्रांग बेस है, कौन वीक बेस है, कौन न्यूट्रल है। अब हमें देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका इंपॉर्टेंस होता है। पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके, फिर चेंज इन पीएच कॉजेज प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals are sensitive to pH change। और ये जो होता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है, इसका इंपॉर्टेंस जो होता है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स फ्रॉम केमिकल वॉरफेयर। तो ये इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारी डेली लाइफ में, इससे क्वेश्चन भी अराइज होता है एग्जाम में। पहला क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, इन आवर स्टमक HCl इज प्रोड्यूस्ड एंड इट्स पीएच इज नियरली 1.4, उसका पीएच क्या होता है, नियरली 1.4 होता है। तो वो क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के काम में होता है। लेकिन अगर वही एक्सेस HCl हो जाता है तो हमारे लिए इरिटेशन क्रिएट करता है, हमारे पेट में स्टमक में पेन शुरू हो जाता है। तो एक्सेस जब पीएच हो जाता है हमारे स्टमक में तो क्या करता है, पेन यानी इरिटेशन करना शुरू कर देता है। तो जब पीएच ज्यादा करें कि एसिडिक कैरेक्टर एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो पेन होने लगता है। तो जब एसिड ज्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, कोई बेस लेना होगा, कोई एल्कलीज लेना होगा। तो उसके लिए हम लोग एंटा एसिड, मतलब उल्टा एसिड का उल्टा एंटा एसिड कहते हैं, वो लेते हैं हम लोग, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस तरह से हम लोग कोई एंटा एसिड लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। इस तरह से और भी तरह के एंटा एसिड पाए जाते हैं जिनको लेकर हम लोग एक्सेस एसिड के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमारे इरिटेशन कम हो जाता है। जिससे हम लोग कहते हैं एसिडिटी हो गया है, पेट में क्या हो गया, एसिडिटी हो गया है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, एंटा एसिड लेना होता है। फिर दूसरा जो इसमें पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके, जब पीएच चेंज होता है
तो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि जो हमारा टूथ एनिमल होता है वो किस एलिमेंट का बना होता है और उसमें जब चेंज होगा पीएच की वैल्यू को तो क्या असर पड़ेगा। तो जो हमारे माउथ में पीएच होता है उसकी वैल्यू जो होती है नियरली 5.5 होती है। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इन आवर माउथ इज नियरली 5.5 और जैसे ही इसकी वैल्यू अब इससे कम होना शुरू होती है, कम होने का मतलब क्या हुआ, एसडी कैरेक्टर बढ़ना। तो एसडी कैरेक्टर जब बढ़ता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होने लगता है, तो जब एसिड हम जानते क्या होता है, कोरोजिव इन नेचर होता है, तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या करता है, उसको कट करना शुरू कर देता है, खराब होने लगता है हमारा दांत। तो जब पीएच वैल्यू 5.5 से फॉल हो जाती है, गिरने लगती है, तो वो हमारे दांतों को डीके करना शुरू करता है, क्योंकि हमारे जो टूथ एनिमल होते हैं वो कैल्शियम एलिमेंट से बने होते हैं। तो और जानते हैं कि मेटल और मेटल क्या करेगा, एसिड से कोरोड होता है। तो ये जो एसिड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो कोरोड करना शुरू कर देगा। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को कभी न्यूट्रलाइज करना हो तो क्या करना होगा, एंटासिड यानी बेस लेना होगा। तो जो हम लोग पेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है, बेस मिला होता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। इसके बाद है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच चेंजेस से काफी सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब कि उनके वैल्यू जब वेरी करेगा तो इन पे काफी असर पड़ेगा प्लांट्स और एनिमल्स को। जैसे मान लीजिए कि अगर प्लांट्स का या एनिमल्स का कैसे असर पड़ेगा कि अगर पीएच जो सॉइल की होगी वो चेंज हो जाएगी तो प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा जो सॉइल है वो उसका पीएच फिक्स होना चाहिए किसी भी तरह के प्लांट्स के लिए, तो जब उसकी पीएच की वैल्यू बदलनी शुरू हो जाएगी, सपोज करिए कि एसिडिक ज्यादा होने लगेगा तो वो प्लांट्स के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो उस केस में क्या किया जाएगा, लाइम मिलाया जाएगा। मुझे याद है कि एक क्वेश्चन पूछा था एक बार बोर्ड एग्जाम में कि अगर एक खेत में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन होता है क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है सॉइल में, तो एक किसान जो वो परेशान है, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो अपने सॉइल को फिर फर्टाइल बना सके, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर की वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो उसको क्या करना चाहिए, तो वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उसमें हो गया तो क्या करना होगा, किसी बेस को मिलाना पड़ेगा। तो खेतों में इसीलिए लाइम मिलाया जाता है, कई बार चूना मिलाया जाता है ताकि उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो सके और वो फर्टाइल हो सके। उसी तरह से एनिमल्स जब एसिड रेन होता है तो सी में रिवर्स में जो होगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी वाटर की एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो जो एनिमल्स उसमें रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उनके सर्वाइवल जो होता है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम कई बार देखे हैं कि नदियों में समुद्रों में भी क्या हो जाता है, चूना मिलाया जाता है तालाबों में ताकि लाइम मिलाकर उसकी एसिडिटी को कम कर दिया जाता है, एसिडिक कैरेक्टर को कम कर दिया जाता है, जिससे उनका सर्वाइवल आसान हो सके। और लास्ट वन जो है सेल्फ डिफेंस। जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम देखें चींटी, मधुमक्खी, ये सब क्या करते हैं, जैसे आप इनको टच करने जाएंगे काट लेंगे। जैसे चींटी होती है उनके डंक में, एंड के डंक में फार्मिक एसिड होती है, मेथनोइक एसिड HCOOH। ये क्या करते हैं, तुरंत हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं और हमें पेन होने लगता है और हम उसको क्या करते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। तो वो सेल्फ वेलफेयर, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, खुद को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होते हैं। उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं, जब उनको आप टच करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें पीएच पाया जाता है, तो आप उसको तुरंत छोड़ देंगे। इसी तरह से कुछ नेचुरली जो है प्लांट्स में जिनमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, तो नेचर ने साइमल्टेनियसली उसका ट्रीटमेंट भी कहीं अगल बगल ही दिया होता है। एक प्लांट है जिसमें साथ ही में एक प्लांट और भी होता है जिसमें उसमें बेस भी होता है। कई बार हम देखे हैं कि जब वो मक्खी काट लेती है पीली वाली तो स्वेलिंग होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चूना लेकर रगड़ते हैं। तो उससे क्या होगा कि एसिडिक कैरेक्टर जो एसिड होता है उसके डंक में, तो जब चूना रगड़ते हैं तो बेसिक होता है चूना, तो उसके इफेक्ट को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता है, तो हमारा जो पेन होता है वो कम हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस था पीएच के हमारे डेली लाइफ में कि पीएच हमारे डेली लाइफ में कौन सा रोल प्ले करता है उसके बारे में। और भी इससे बेस्ट क्वेश्चन है जिसको आप करेंगे और जो प्रॉब्लम आएगी आप पूछेंगे। अभी हम इसमें जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी देखते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही, आप इसको रिवाइज करिए। पिछले पार्ट को जो पहला पार्ट नहीं देखा है
उसको जरूर देख ले, तब इस पार्ट को देखे तभी अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक भी करें। अगर नहीं पसंद में आ रहा है तो डिसलाइक करें, ताकि पता तो चले कि रिस्पॉन्स कुछ मिल रहा है। बस देख के छोड़ा मत करें। ठीक है, थैंक यू।